मेरा नाम दीप राजकांत है और मैं अपना स्कूलिंग नवोदय विद्यालय से और कॉलेज है वो एनआईटी रायपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में किया था। और जैसे ही मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ फिर मैं सीजीपीएससी को ऐसे नेक्स्ट जनवरी के रूप में शुरू किया। और शुरू ही साल काफ़ी वो जो इंजीनियरिंग में जो मैं जो पूरा गलती किया हुआ था कि पढ़ाई सब छोड़ के सब वो सब पूरा एक साल मेरा उसको ठीक करने में लग गया। उसके बाद मान लो उस टाइम पहले पहले राउंड में मेरा प्री ही नहीं क्वालिफाई हुआ। उसके बाद मैं सोचा कि अब समय आ गया है, अब जो भी समय था बीत गया है, पास्ट को रिफ्रेश करना है, उसको इरेज करके नए सिरे से हमको क्या करें शुरू करना है। उसके बाद फिर उसके बाद मैं बिल्कुल अपने पढ़ाई की ओर सिंसियर हो गया, टाइम निकालता उसको पढ़ता। उसके बाद मैंने उसके बाद नेक्स्ट ईयर वाला जो मेरा था वो प्री निकला मेरे से। उसके बाद फिर मैंने मेंस निकाला, लेकिन मेंस लिखा बस था, लेकिन मेंस भी नहीं निकल पाया था मेरे से। और उसी समय जो लैब का एग्ज़ाम था वो मेरे से जो 19 में असिस्टेंट लैब असिस्टेंट टीचर वाला था, लैब वाला, वो एग्ज़ाम मैं निकाला था। तो उसमें मेरा, क्योंकि हम लोग साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड थे तो उसे के हिसाब से थोड़ा सा हमारा निकल गया था वो। फिर उसके बाद मेरा कोरोना का लॉकडाउन था तो शॉर्ट में ये हुआ कि 21 मेरा जॉइनिंग हो गया। अब मेरे पास सबसे बड़ा दुविधा था कि एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए थोड़ा सा मेरे को मिल गया था, अच्छी बात। लेकिन ये था कि उस टाइम मेरा मेंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं था। जैसे मैं स्कूलिंग था तो आपको तो पता है स्कूल का टाइमिंग क्या होता है। मेन जो पढ़ने का समय रहता है वो मेरा वही निकल जाता था। और जो मेरा स्कूल है यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर था। मेरे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सकर्रा। ये तखतपुर ब्लॉक में आता है। और यहाँ से हाई कोर्ट होते हुए अपन अब जाते हैं तो 25 किलोमीटर पड़ता है। और मैं शुरू में ही मेरे दोस्त लोग मेरे सलाह दिए थे कि वहाँ किसी को मत बताना कि आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग का जनरली मेंटेलिटी होता है कि जो हमारे ग्रुप में आए हैं उसको हम यहीं रोक के रखेंगे, कुछ और करने हम नहीं देंगे। तो उन लोग को मैं नहीं बताना चाहता था, लेकिन क्या है, 1 महीना 2 महीना 6 महीना ऑलरेडी नेक्स्ट प्रीलिम्स मेंस की जब बारी आई तो अनुमति लेना पड़ता है हमारे संस्था प्रमुख से। तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं इंटरव्यू के लिए अनुमति चाहता हूँ प्रीलिम्स मेंस के लिए, तो वो सब जान गया। फिर उसके बाद मेरा बर्डन बहुत बढ़ गया। जैसे मैं शुरू में गया था तो मेरे को जनरली 2 क्लास दिया गया था और मेरे का अतिरिक्त भार कुछ भी नहीं था, लैब का था और कभी कभी अपन लैब करते थे। जैसे पता चला मेरे को क्लास टीचर बना दिए, मेरे को सरस्वती साइकिल वितरण होता है उसका इंचार्ज बना दिए, स्कॉलरशिप के इंचार्ज बना दिया और 2 की जगह में क्लास को 3 कर दिए। और बाकी जो टीचर नहीं आते थे उनके क्लास को मेरे इंगेज करने के लिए, मतलब काफ़ी ऐसा था कि स्कूल टाइम ये था कि मैं बुक खोल ही नहीं पाता था। जब जब सर नहीं आते थे, प्रिंसिपल सर हमारे, उस दिन बस मैं थोड़ा सा राहत रहता था और कुछ क्लास को स्किप करके अपना करता था। और 25 किलोमीटर आना जाना, पूरा बॉडी को आपको थकाना, थक जाना पड़ता है। उसके बाद मेहनत में बहुत आपको मेहनत करना पड़ता है। वहाँ से आने के बाद सीधा मैं लाइब्रेरी आ जाता था, मुँह हाथों के रूम नहीं जाता था और टिफ़िन वाले भैया को बोल दिया था कि यही देना है करके। और यहाँ मैं 10:30 11 बजे तक ऐसा पढ़ता था। एग्ज़ाम के टाइम में बाकी दिन मैं 9 बजे ही तक ही उसको पढ़ता था। और फिर उसके बाद ऐसा मैं मेरा शेड्यूल थे 3 साल तक। और कहीं न कहीं इतने समय लगने में उसका ये स्कूल कहीं कहीं न कहीं हो रहा है कि नहीं, तो थोड़ा हो सकता था कि इससे पहले चांस बन जाता अपने को पोस्ट लेने का। जी सर, बिल्कुल। हाँ सर, बोल सकते हैं। जब वहाँ था मैं, तो मैं देखता था कि यहाँ तो बिल्कुल नहीं रहना है, ये माहौल रहेगा तो मेरे को ऐसा ही रहेगा। प्लस वहाँ के जो टीचर थे उनको देख के लगता था कि पढ़ना है और बताना पड़ेगा इनको कि, लेकिन अब उनको तो ऐसे बोलते नहीं, लेकिन हम सोचते थे कि मेहनत करके रिजल्ट में जवाब देना है बोल के। और कुछ रिजल्ट आया तो कुछ टीचर खुश नहीं थे हमारे। उनको लगा कि ये अब तो ये चला जाएगा, वातावरण बदल गया था। लेकिन पर भी चेहरे से तो खुश से थोड़ा सा थे ही, बाकी अंदर में थोड़ा उदास थे हल्के से, मतलब अरे यार ऐसा करके हमारे बीच से चला गया। लेकिन हमारे कुछ अच्छे टीचर भी थे उसमें, काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। और मेरे को बोलते थे कि आप इतना टेंशन मत लो। मेरे क्लास को कई बार हमारी मैडम रही हैं, वो चली जाती थी, सर थे वो बोलते थे कि लैब को मैं देख लूँगा। मेरे सब्जेक्ट टीचर थे, वो बोलते कि लैब को मैं देख लूँगा, आप पढ़ लो ऐसा करके। थोड़ा अपने तरफ से अपने हिसाब से कोशिश करते थे कि टाइम आपको मिल जाया करके। सबसे पहले तो मैं सलाह दूंगा, आप संस्था से जुड़े हैं उस पर 100% ट्रस्ट, वो इम्पोर्टेंट है। बच्चे लोग क्या है, दूसरे कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, दूसरे लड़के लड़के क्या पढ़ रहे हैं, उसमें उलझ के अपना बर्बाद कर लेते हैं। आप पहले जिस संस्था से जुड़े हैं 100% ट्रस्ट। अब वो हमारे गाइडलाइन
गाइडलाइन देने के लिए ही बने हैं, हमारे लिए ही हैं वो। अब आप सिलेक्शन होगा तो कहीं न कहीं आपसे ज़्यादा सर लोग खुश होंगे कि हमारे बच्चे सेलेक्ट हो गए। तो पहले तो बिल्कुल ये है कि जो मार्गदर्शन दिया जाता है, कंप्लीट फेथ, उसके बाद उस राह पे आप चलिए। उसके अलावा सब्जेक्ट पे मैं यदि बोलना चाहूँगा तो आप छत्तीसगढ़ को बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए, वो आपका ऐसे समझ लीजिए बेस है वो। और 3 बार कम से कम उसको रिवाइज़ होना चाहिए आपसे, 3 से 5 बार रिवाइज़ होना चाहिए छत्तीसगढ़ स्पेशली एकदम, कहीं कोई सेक्शन में उसका कोना ना छूट जाए। क्या, क्योंकि देखिए बाहर से क्वेश्चन आएँगे तो किसी से तो बनेगा नहीं, लेकिन जो बुक में है, जो सर बता रहे हैं, वो यदि आपसे नहीं बना, तो आपके बगल वाला बना लेगा, फिर वो निकल जाएगा, वो आप रह जाएँगे। तो आप उसको, दूसरा ये हो गया। तीसरा है कि टेस्ट सीरीज़ से जुड़े रहिए और इंडियन जीएस को भी अच्छे से करना है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिए ऐसा करके। तो इंडियन जीएस में कोई 2 सब्जेक्ट को आप एकदम कमांड बना लीजिए। जैसे कि मैं सलाह दूँगा, हिस्ट्री को और पॉलिटी को एकदम तगड़ा कर लीजिए, है ना? ठीक। और जो, जैसे कुछ ऐसे टॉपिक है जिसपे मिनिमम, मतलब हम लोग इनपुट मिनिमम देंगे लेकिन आउटपुट हमको अधिक मिलता है, जैसे कि साइंस, एनवायरनमेंट, पर्यावरण सेक्टर, उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इंडियन जीएस है, बहुत बड़ा है, तो उसको उसी को पढ़ते रहते हैं, उसी को पढ़ते रहते हैं। लेकिन वो ऐसा है, साइंस एनवायरनमेंट सेक्शन की कम मेहनत है और उससे आप अधिक नंबर स्कोर कर सकते हैं। जैसे इस बार का, पिछले बार का देखोगे प्रीलिम्स का क्वेश्चन, थोड़ा हिस्ट्री का थोड़ा सा घुमावदार, थोड़ा पैटर्न हल्का चेंज हुआ था, लेकिन साइंस के और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन वैसे ही लगभग रहते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होता। तो आप जो इस 2-3 चीज़ों को कैलकुलेट कर लीजिए कि इसमें इनपुट कम है, आउटपुट ज़्यादा है, उसको टारगेट कर लीजिए। दूसरा, ऐसे सब्जेक्ट जो आपका बेस क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसको आप नहीं बनाएंगे तो बाकी लोग बना लेंगे, तो इस पर आप उसको ध्यान रखिए। और मैं यही कहूँगा कि डरना बिल्कुल नहीं है। आपको यकीन नहीं होगा, मैं शुरू में दिलाया था, प्रीलिम्स नहीं निकला था तो मेंस निकला, उसके बाद थोड़ा-सा मैं कहीं न कहीं लूज़ हुआ था, तो मेरा बीच में 30 30 वाला मेरा प्री नहीं निकला था। मतलब उससे पहले मैं इंटरव्यू दे चुका था, तो ये एकदम सेटबैक था मेरे लिए, लेकिन वही उसके बाद मैं अपनी गलतियों को सीखा और बोला कि प्रीलिम्स मतलब कंप्लीट प्रीलिम्स, इस टाइम मेंस को बिल्कुल बुक को खोल के हमको नहीं देखना है। क्योंकि पिछले बार ऐसा हुआ था कि मेरा मेंस का स्कोर कम था, तो मैं सोचा कि इस बीच एक आध 2 पेपर कर लेता हूँ, तो कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा मेरे से गलती हुआ, तो वो मेरे से प्री उससे फिर नहीं, क्वालीफाई नहीं हो पाया। उसके बाद आप बिल्कुल प्री को फ़ोकस होके पढ़िए एकदम बिल्कुल। और मेंस के लिए है कि उस टाइम आप, जैसे कि शुरू होता है तो 7 पेपर होते हैं, तो हर डे के पेपर से किसी एक पेपर को आप पहले से एकदम रेडी रखिए। जैसे कि डे 1 में पेपर 1, 2 है ना? तो 1 को एग्ज़ाम हॉल से पहले 15 दिन पहले एकदम आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए वो। और सेकंड डे के पेपर में पेपर 4 को कर लीजिए और नेक्स्ट डे के पेपर में पेपर 6 को। इससे क्या है, आप उसमें वो सब्जेक्ट स्कोरिंग भी है, उसके डबल फ़ायदे हैं। एक तो वो सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग है, तो नंबर आपको अच्छे मिलेगा। आप जनरली देखिएगा, जो भी टॉपर आता है 1, 4, 6 या 2 में एकदम बहुत स्कोर करता है। तो आप ऐसे मान लीजिए कि आपको एग्ज़ाम अपियर होने से पहले 1, 4 और 6 एकदम फिंगर टिप्स में होने चाहिए। अब जैसे उस दिन रिवाइज़ करने के लिए भी आपको टाइम नहीं मिलता। यदि आपके पास 1 रहेगा तो 2 को आप आराम से रिवाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट डे में अब यदि आपके पास 4 कंप्लीट रहेगा, तो पेपर 3 आपको पता है कितना लेंथी है, तो आराम से उस दिन भर में रिवाइज़ हो जाता है। अगले दिन में आप यदि पेपर 6 को रेडी रखेंगे, पेपर 5 भी रिवाइज़ हो जाएगा। तो ये है, आपको मेंस यदि इसका करना है, अच्छे स्कोर करना है, तो इस पे आप फ़ोकस करिएगा। देखिए, पढ़ाई तो हम सब करते हैं, लेकिन मैं और अपने ग्रुप को भी देखा हूँ, हम लोग लिखने का प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। टेस्ट सीरीज़ भी हम लोग जॉइन करते हैं, तो हम लोग उसमें आधे समय एब्सेंट रहते हैं और आखिरी-आखिरी में हम बस पहुँच आते हैं। तो देखिए, ये गलती का आप बिल्कुल नहीं करिएगा। मैं खुद इस गलती को किया हूँ। तो और जैसे जैसे कि सर बोले लिखना कैसे है, तो पहले हमेशा ध्यान रखिए जो पूछा जा रहा है वही बोलना है। 4 विशेषता मतलब विशेषता ही। आपको स्थिति नहीं बताना है, उत्तर में, पूरब में, दक्षिण में क्या है। मतलब टू द पॉइंट, पहले तो टू द पॉइंट, और लिखना है उसको भी पॉइंट वाइज़ ही लिखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। क्योंकि वो लिख चेक करने वाले को हम सब सुनते हैं कि वो देखता है इतना लिखा है, पढ़ने का मन नहीं करता। पॉइंट रहता है तो पॉइंट को बस देखते हैं, हाँ ठीक है, फिर ऐसा करके। पहला ये। दूसरा, आप उसको इम्प्रोवाइज़ करिए। मैं ऐसा करता था, लेकिन उसमें मैं देखा कि मेरे नंबर कुछ सब्जेक्ट के स्थिर हो जा रहे थे। जैसे पेपर 5 में मेरे नंबर पढ़ नहीं पा रहे थे। फिर अपने हम सर से और सीनियर से मुलाकात की और बताया कि पॉइंट के साथ-साथ थोड़ा-सा ग्राफ, है ना, डायग्राम जहाँ भी लगता है, आप समझ, क्वेश्चन पढ़ के समझ जाएँगे कि इसमें ग्राफ चाहिए, ठीक है? तो बिल्कुल ग्राफ डालिए, डायग्राम डालिए, मैप डालिए, छोटा सा लिखिए, बड़ा बनाइए अपने हिसाब से। और कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे स्पेस कंजेस्ट करना है तो टाइम को बड़ा बना दिए, छोटा बना दिए, वो सब
चलता रहेगा, लेकिन सबसे वही है, टू द पॉइंट लिखना है, मैप बनाना है, और जहाँ पे आपको लगता है फ्लो चार्ट बनाना है वो बनाइए, आंकड़ा बनाइए, ठीक है। और इस बार तो ऐसा था कि मैं अपने मेंस में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले बार जब देखा था दूसरे टॉपर कॉपी को, तो मेरे को लगता था कि ये लोग जिस पॉइंट को लिखे हैं उसी का ही मैप बना रहे हैं, और मतलब उसको दो दो बार करके जगह स्पेस भरना और प्रेजेंटेशन को बेहतर करना। तो मैं बोलूँगा कि ऐसे मैं सोचिए कि हम एक बार, अब जैसे आप ग्राफ बना दिए, टू द पॉइंट लिख दिया, उसी को एक्सप्लेन करें। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जनरली जब पता है तो एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं अपना, लेकिन आप उसको बेहतर रख से दिखाना आपको ज़रूरी है वहाँ पर। सामने वाले को लगना चाहिए ये अच्छा लिखा है, दिख अच्छा रहा है एकदम। आप कंटेंट तो रहेगा ही आपके पास, लेकिन दिखना भी ज़रूरी है इसके साथ। कंटेंट सफिशिएंट नहीं है, आप उसको प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोस्तों का देखा था, मैं ऐसे का भी देखा कुछ लोगों का, हमारे मतलब जो अच्छा नंबर आए थे, उन्होंने बढ़िया फ्लो चार्ट बनाया, डायग्राम बनाया, अच्छे से लिखा। अब लिखे हम भी सेम टू सेम थे, क्योंकि सोर्स हम सबका लगभग सेम ही रहता है, लेकिन उनको अधिक नंबर कैसे मिल गया? वही वो क्या किए, टू द पॉइंट ग्राफ, और जो प्रेजेंटेशन, पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, जो भी था अपन जो पढ़ते हैं मैथ्स में और स्कूल टाइम में, वो सब को बढ़िया यूज़ करिए। और सर समझाते हैं तो मैं देखा हूँ ग्राफ ही बना के, जनरली पिक्टोरियल टाइप से ही हम समझाते हैं, तो आप उसको अपने आंसर कॉपी में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करिए उसको। दोस्तों, मैं पुराने इंटरव्यू के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब 150 नंबर का था, तो एवरेज मार्किंग में हिसाब से लगभग 70, 75, 80 ऐसा हो जाता था। लेकिन जस्ट मेरा पिछला इंटरव्यू रहा, 56 नंबर मेरे को मार्क्स मिले, और मैक्सिमम में लगभग 110 प्लस गए थे। तो वो आप मार्जिन देखिए कितना बढ़ जाता है। तो इंटरव्यू नंबर हम भले कुछ ही बोले, मेंस अच्छा होता है तो इंटरव्यू इम्पैक्ट नहीं करता, लेकिन ये सिर्फ जो 2 नंबर से चूक रहा है, 10 नंबर से चूक रहा है, वही जानता है इस बात को, कि इस बात से नकारा नहीं जा सकता। इंटरव्यू का मार्क्स बहुत ऊपर ले जाएगा आपको, और एकदम नीचे भी कर सकता है। वो आपको डीसी बना सकता है, आपको सीवाई बना सकता है इंटरव्यू का मार्क्स। मेंस के मार्क्स चलिए ठीक है, आपको पोस्ट तो दिलाएगा, लेकिन जो गैप है वो आपको इंटरव्यू मार्क्स ही उसको फिल करता है। और जैसे कि अभी का मैं बताता हूँ कि जैसे 100 नंबर कर दिए, तो पिछले बार ये हम लोग सोचते कि 150 का है, तो अब जैसे किसी को 50 मिल गया, किसी को 1 to 60 मैक्स का जो गैप है वो नहीं हो पाएगा। लेकिन इस बार भी उस गैप को हम जैसे सोचते हैं वैसा नहीं है, वो गैप क्रिएट करता ही है। अभी 100 नंबर में एक हमारी फ्रेंड रही है, उनको 80 मार्क्स मिले हैं, और एक ऐसे भी दोस्त हैं मेरे जिनको लगभग 42 के नंबर के आसपास मिला है। तो यहाँ भी 40 नंबर का गैप हुआ है। अब देखियो, 42 नंबर वाले का जो लड़का है उसका मेंस के मार्क्स उससे ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ इंटरव्यू की वजह से उसको पोस्ट नहीं मिला। और जो हमारे जो मित्र हैं, उनको इंटरव्यू की वजह से पोस्ट मिला, ठीक है। और कहीं न कहीं मेरे भी में इंटरव्यू मुख्य रोल निभाया है। अगर मेरे को 65 मार्क्स मिले, और नेताम सर का बोर्ड था, वो सब जो दिए उनको पता है कैसा रहा है बोर्ड, बिल्कुल खौफनाक, डरावना। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। सर ने 65 देके ये प्रूव कर दिया कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए। शुरू में 10 बार सॉरी बोला नॉन स्टॉप, तो भी नंबर मिले हैं आपको। लेकिन वही, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल पसीना नहीं होना है। तो वास्तव में तो इंटरव्यू हमारे व्यक्तित्व का पहचान है, लेकिन उसको पहचानने के अलग-अलग माध्यम हो सकते हैं। कोई बोर्ड में कंप्लीट फैक्चुअल पूछ के आपको प्रेशराइज़ किया गया, उसके हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया गया। और कई बोर्ड में आपके विचार को जानने की कोशिश किया गई, कि जैसे कि जैसे वर्धा में लोहरीडी कांड हुआ था, उस पे आपके विचार क्या हैं? बड़ौदा बाज़ार में जो हिंसा हुआ था, आपके विचार क्या हैं? तो ये बोर्ड पे डिपेंड करता है कि आपके व्यक्तित्व को कैसे ही जाँचे। बस अपने आप को थोड़ा सख्त रखिएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, और ये भी नहीं सोचना है कि जो हम पढ़ते हैं उससे नहीं पूछते। वो एक क्षण काफ़ी है आपको आपको उनके लाइन में ठीक करने के लिए। जैसे कि मेरा अनुभव ऐसा है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ, और मैं जाते ही नेताम सर मेरे से सिविल इंजीनियरिंग का प्रश्न पूछ दिए। तो मैं बता देता हूँ प्रश्न क्या था, बोले कि एफएम क्या है? ऐसा बोले। तो अब हम लोग जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एफएम मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एकदम सिंपल है। फिर सर बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, ऐसा करके बोले। तो मैं बोला कि, मैं बोला सॉरी सर, मैं बोला। और 2-4 ऐसे प्रश्न पूछे, मतलब थोड़ा-सा अनुभव शुरू में ही मेरा अजीब सा रहा। देखिए, हम जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, लेकिन इसको भूले हमसे काफ़ी समय हो गया है। तो मेरे से ट्रिग्नोमेट्री फ़ॉर्मूला पूछ दिए 3-4 ठो, मैं उसमें भी सॉरी सर, याद नहीं आ रहा है सर, सॉरी सर, क्षमा चाहता हूँ सर। ऐसा सर को मैं बोलता रहा। फिर उसके बाद जो हमारे दूसरे सर आए, वो सर केमिस्ट्री के साथ लगातार हम एक लेक्चर रहे हैं। वो केमिस्ट्री में पूछने लगे कि अबाउ नियम क्या है, पाउली का नियम क्या है। तो इसको हम प्रीलिम्स के टाइम थोड़ा-थोड़ा पढ़ते हैं,
तो उस हिसाब से मैं सर को बताया कि सर एग्ज़ैक्ट नहीं मालूम, मैं आइडिया दे सकता हूँ बोल के, ऐसे करके उसका जवाब देने की कोशिश किया मैं। और फिर हमारे एक और बोर्ड थे सर, वो बोले कि आपके पास खेत है, आप मतलब आपके घर में फैमिली में? बोला है सर। तो आपके पास चलिए बताइए 1 एकड़ में कितने स्क्वायर फुट होते हैं, ऐसा करके। तो वहाँ पर 4-5 क्वेश्चन कृषि से ऐसे आया, मैं सब में सॉरी बोला। लेकिन कोई बात नहीं, उस टाइम तक मैं सोच रहा था कि डर बहुत लग रहा था, लेकिन आपके हाथ में वो कुछ नहीं है। लेकिन जो चौथे सर थे ना, बिल्कुल कोऑपरेट किए, मेरे डेप्थ से कंप्लीट पूछे वो, ठीक है। मेरे से कवर्धा के बारे में पूछे, उसका मैं जवाब दिया, ठीक है। उसमें करंट के बारे में पूछे, उनको मैं जवाब दिया। और मेरे इंजीनियरिंग में थोड़े से 2-3 प्रश्न जुड़े हुए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछे। तो देखिए, हो सकता है उनका प्लान हो कि हम 3 उसको प्रेशर करेंगे और चौथे सर उनको फिर जवाब जानेंगे कि कैसा क्या है। तो बिल्कुल घबराइए मत, अच्छे से लीजिए। अब ये मत सोचिए कि हम पढ़ते हैं, वो कभी पूछते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो एक, अगर उसको मैं चौथे सर को भी एक जवाब नहीं दे पाता तो शायद मेरे नंबर बहुत कम हो जाते हैं। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, वो अपने तरीके से चेक करते हैं और हर बार अनुभव आपका अच्छा रहेगा। देखिए, बिल्कुल आप घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इंटरव्यू है तो एकदम डरा देते हैं करके। एकदम हँसते रहिए, मुस्कुराते रहना है, बिल्कुल हँसते हुए ही जाना है। मैं कई को जान रहा हूँ, मेरे दोस्त को, वो शुरू में जैसे मैं वो, अब हम लोग क्या है, निताम निताम सर का एक तो ग्रुप बन गया था थोड़ा। तो आप उस, हम लोग जुड़े, बताया कि मेरे से ऐसा प्रश्न पूछा, मेरे से ऐसा प्रश्न पूछा, तो हम सब चिल थे कि चलिए कोई बात नहीं। सबसे पूछा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ सर अपने हिसाब से कुछ सिस्टम निकाले होंगे कि क्या करना है बोल के। तो आप लोग चाहे प्री हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जो भी होगा, कुछ भी होगा, आपको बस निरंतर प्रयास करना है और ईमानदारी से, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बाकी सर लोग तो हैं, आपको लगता है कि सर मेरे से ये टॉपिक याद नहीं हो रहा है, ये सब्जेक्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल सर से पूछिए, सर एकदम गाइड करेंगे आपको, कहाँ पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, कैसे याद करना है, आपको हर चीज़ बताएंगे सर। मैं अपने मन का प्रश्न पूछना चाहूँगा दीपक से कि आखिर आज के समय में हम हर यूपीएससी बहुत अच्छा एक स्टेबल प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर अगर आप जा रहे हैं तो आपका एक पूरा ईयरली कैलेंडर मिलता है, हर चीज़ देने की आपकी पूरी है। ट्रांसपेरेंसी देखेंगे, अभी तक कोई भी उस एग्ज़ाम मेथड को लेकर के चैलेंजेस नहीं आए। लेकिन हम छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सर्विस को देखें या यहाँ की रोजगार की नीतियों को देखेंगे, लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा एडवर्स रही और ये बहुत विपरीत समय मैं मानता हूँ। जैसे हम सब इंस्पेक्टर का भी देखेंगे, अभी जो 6 साल के बाद आया, एक अच्छा एक समय उनका शुरू हुआ। वैसे ही हम पीएससी में भी वेरिएशन बहुत सारा देखे, कई ऐसे करप्शन के भी मामले सामने आए। तो इन सब को देखने से मनोबल बहुत ज़्यादा एक कॉम्पिटिटर का प्रभावित होता है। इन सब चीज़ों से कैसे, क्योंकि आज के समय में जो है ऐसा कहा जाता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए। तो एक जो मेंटल एक वेरिएशन रहता है, जो वेरिएबिलिटी रहती है, हम खुद ही निराश होते हैं, हताश होते हैं, फिर अगले दिन फिर एक नई सुबह नई ऊर्जा को लेकर के हम अपने उस आगे अपने मंजर या लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते हैं। वैसी अंदर में क्या प्रेरणा रही जो इस चीज के लिए बनाए रखने के लिए अपने को हमेशा एक प्रेरित करती रही, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा। क्योंकि आप कवर्धा जिले से, कबीरधाम जिले से हैं और अपने आप में देखेंगे हिस्टोरिकल एक डिस्ट्रिक्ट भी है। बच्चे भी वहाँ के कॉम्पिटिटर बहुत आज के समय में एनर्जेटिक आ रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। लेकिन कवर्धा के ऐसे बहुत सारे बच्चों से कुछ खास मोह भी रहा, मैं देखा शुरुआती दौर से अभी तक में। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे दीप मेरे को। आप अपने लक्ष्य को ध्यान रखिए बस, ठीक है। हमारा शुरू से ही है कि जो हमारे हाथ में है हम उसी को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आपको 1 गिलास पानी पीना है, आप उसको पी सकते हैं, लेकिन आप सामने वाले को ये नहीं फोर्स कर सकते कि 1 गिलास पानी पीना है या फिर पिला दे करके। तो बस क्या पढ़ना है, किस सिलेबस में क्या हो रहा है, कितने भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, या फिर हमको उलझा दिया जाता है कि अरे यार अभी कुछ नहीं होगा, ऐसा है वैसा है, कितना भी पढ़ लो नंबर नहीं आता। और वैसे एग्जाम्पल भी देंगे वो लोग बिल्कुल तथ्य के साथ, आप बिल्कुल कन्विंस हो जाएंगे। लेकिन बिल्कुल उस टाइम बस आपको अपने लक्ष्य से ओझल नहीं होना है, बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना है। बस हमेशा अपने माता पिता को याद करिए कि वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपका आपका परिवार क्या चाहता है। और गुरुजन तो हम काफ़ी मोटिवेट करते हैं बीच बीच में कि सब होता रहता है, आप बस पढ़ते रहिए ऐसा करके। तो देखिए, कहीं ना कहीं अपने आप को हमको हौसला बनाए रखना है कि आप लक्ष्य को याद रखिए, ठीक। कभी भी कुछ समझ नहीं आता, सिर्फ एक चीज़ याद करो कि मैं बिलासपुर क्यों आया हूँ, बस इतने में ही आप सब एक लाइन में आ जाएंगे। फिर उसके बाद वो कड़ी बन जाएगी कि मैं बिलासपुर ये आया हूँ, फिर ये करना है। तो बिल्कुल
कई बार ऐसे हुआ कि जब मेरे मार्क्स 56 मिले तो ऐसा लगा कि सिर्फ 1.5 नंबर और मिल जाते तो मेरा सिलेक्शन शायद सबसे लास्ट में तो मिल ही जाता करके। लेकिन देखिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद उस पद पे मैं चयन हो जाता तो आज मैं जनपद सीईओ नहीं बन पाता। तो कहीं न कहीं जो होता है अच्छे के लिए होता है, और वो सोच के कि मेरा 56 मिला, बाकी कितना मिला सोच के मैं नेगेटिव हो जाता, तो शायद नेक्स्ट प्री मेंस मेरे से क्वालीफाई भी नहीं होता। तो बिल्कुल इस चीज़ को आप बनाए रखिए कि आपको निकालना है, करना है, हमेशा जोश में रहिए। और सबसे अच्छा सलाह दूँगा कि इसको मैं लेट से इम्प्लीमेंट किया अपने में। रात को सोचिए कि सुबह क्या पढ़ना है। बिल्कुल, एकदम आप आपको सुबह आपके अंदर उत्साह पैदा हो के आप नींद खुलेगा आपका। यदि आप रात में सोच लिए तो, कि जैसे कि आज मेरे को जनजाति को पढ़ना है, ये आप रात को सोचिए कि कल मेरे को जनजाति पढ़ना है। आप सुबह उठेंगे तो आप खुद देखिए आपको कैसा लगेगा। आप जनजाति को कैसे पढ़ेंगे ईमानदारी से? क्योंकि वो रात का आपका डिटर्मिनेशन है, मॉर्निंग को आपके माइंडसेट को, ब्रेन को उसी अकॉर्डिंगली वो एक्ट कराता है। यदि आप सुबह सोचेंगे मेरे को जनजाति पढ़ना है, तो वो फिर उस चयन को स्पीड अप करने में समय लगता है। तो कुछ चीज़ों को आप थोड़ा सिस्टमेटिक करिए कि मेरे को कल क्या करना है, उसको रात को ही मन में सोच लीजिए कि मेरे को कल ये पढ़ना है, और उसी उत्साह के साथ उठिए कि बस पढ़ना है तो पढ़ना है बोल के, ठीक है। बाकी जीवन में ऐसे छोटे बड़े आते रहेंगे उतार चढ़ाव, बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो सब जीवन के पार्ट हैं, आएंगे चले जाएंगे। कभी ऐसा लगता है तो सर लोग से सलाह लीजिए कि सर ये दिक्कत हो रहे हैं, थोड़ा गाइड कर दीजिए बोल के। बिल्कुल शर्माना झिझकना नहीं है, बिल्कुल सर से ऑफिशियली मिलिए, पर्सनली मिलिए, बिल्कुल आपके डाउट क्लियर करेंगे, आपको बहुत मोटिवेट भी करेंगे। जैसे सर मैं पिछले बार सर को 2-3 बार से इंटरव्यू के लिए मैं आ रहा हूँ, सर मैं बताता कि हुआ, मैं बोला कि सर नहीं हो पाया, तो सर बोलते थे कि बिल्कुल रुकना नहीं है, कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है हमेशा से। तो कहीं न कहीं ये बात तो रही है कि हमारे सर भी हमको काफ़ी सपोर्ट किए हैं कि इस साक्षात्कार में असफल हुए तो कोई बात नहीं, अगला एक और मौका है, अच्छे से करिए। जैसे कि अभी मैं जनपद सीईओ पे आया तो सर से बात हुआ, तो सर बोले कि रुकना नहीं है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, एक मौका मिला है, पूरा जोर लगा दीजिए और हो सकता है अच्छे पद मिले। तो देखिए सर कितने मतलब मोटिवेटिव हैं, हम सब चाहते हैं कि सबका भला हो। तो बिल्कुल एकदम संस्था से जुड़िए, पूरा ट्रस्ट करिए आप पूरा संस्था से, और जैसा बोला जा रहा है तो अच्छे से करिए। सबसे पहले तो आप सिलेबस रखिए, है ना? सिलेबस रखिए, प्रीवियस ईयर पेपर रखिए, ठीक? और ये देखिए कि किस सेक्शन से हमको क्वेश्चन आ रहे हैं। हम जनरली गलती क्या करते हैं कि जिस टॉपिक से प्रश्न नहीं आते उसको खूब पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं। जैसे कि मैं खुद शुरू किया तो मैं भी जो मेरे को अच्छा लगता है उसको खूब पढ़ता था, और जो अच्छा नहीं लगता था उसको बस ऊपर ऊपर से देख के ऐसे लगता था कि बस इससे प्रश्न मत आए भगवान, ऐसे कर करके खींचता था। लेकिन वो हमारी गलतफहमी है। बिल्कुल पेपर का एनालिसिस करिए, किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, जिस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं उस टॉपिक को बिल्कुल ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ से कवर कर लो उसको, ठीक है। एक जहाँ से भी सोर्स मिलते हैं उसको पूरा कंप्लीट कर लो। जैसे कि उस टॉपिक से प्रश्न आते ही नहीं है, ठीक है, आते भी हैं तो 2-3 साल में एक बार आते हैं, तो उसको आप थोड़े हल्के से पढ़िए। लेकिन जिससे लगातार आ रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसको बिल्कुल छोड़ने की गलती मत करिए, ठीक है। और बाकी सर लोग तो सब बताए ही हैं कि वही है, जिससे आ रहे हैं उसको खूब पढ़िए, और एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है, एकदम एनालिसिस करिए। आपको बताया कि मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, इसी पे काम करना है। जिस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं उसको पूरा कवर करना है, जिससे नहीं आ रहे हैं उसको थोड़ा सा लूज रखना है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा 2 लाइन कि मेरे को कैसा लगा। मेरे को तो रात भर में नींद नहीं आया, मेरे को मैं सुबह तक जगा रहा मैं और धोखे से नींद पड़ा तो 1 घंटे में फिर से नींद खुल गया। अब जैसे कि अब मैं जहाँ था संस्था में, स्कूल में, वहाँ का बताता हूँ। तो जैसे ही उनको पता चला कि इनका सिलेक्शन हो गया, सबका व्यवहार बदल गया, बिल्कुल एकदम रिस्पेक्ट के साथ आइए, बुलाइए और सब बताइए, सबका मिलना जुलना, जो मतलब कभी ऐसे बात करने से जो बचते थे वो भी आके बधाई दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप जिस समाज से जुड़े हैं, जिस जगह से जुड़े हैं, बहुत इम्पैक्ट करता है। एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि उस गाँव का जो सरपंच है, मतलब पहले कभी हम लोग कई मीटिंग हुआ हमारे स्कूलों में, तो कभी ऐसे मुलाकात नहीं होता था। लेकिन जैसे ही पता चला कि जनपद सीईओ में इनका चयन हुआ है, स्पेशली तो हमारे स्कूल के जो चपरासी उनको बोले कि कान सर को बुलाइए, और बिल्कुल मुलाकात करता है और बोलता है कि बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पहले तो ये बोला कि मेरे को पहचानते क्यों नहीं पहचानते हो करके, हम बोले पहचानते हैं। फिर बोले कि आप मेरे को भी पहचान लीजिए, मैं सरपंच हूँ और बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऐसा करके। तो कहीं न कहीं ये बात है कि सब तरह इफ़ेक्ट करेगा आपको, आपके परिवार को। और कभी ऐसा होगा कि आपके परिवार में आपका बात नहीं सुनते होंगे, अब जब पद लेके जाएँगे तो देखिएगा, वही सब लोग आपके सामने बैठ के रहेंगे, आपकी बात सुनेंगे। जिस संस्था में आप काम करते हैं वहाँ बिल्कुल सम्मान से आपका बात करेंगे।
तो ये बिल्कुल पॉजिटिव फीडबैक आता है और यही आपका मोटिवेशन होना चाहिए कि वो टाइम मैं बदल दूँगा, वो गाँव, वो माहौल, वो परिवार, वो समाज, सब आपको बिल्कुल पॉजिटिव तरह से देखेंगे। एक आप उनके लिए अब ऐसा बनना है, ऐसा हो जाता है। तो इसी के साथ बढ़िया से एकदम जोश के साथ पढ़िएगा। मैं दीप को बहुत बहुत अपने तरफ से एक धन्यवाद भी देता हूँ कि वो अपना एक समय निकाल करके हमारे बीच में आए हैं।